हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चेक पॉइंट्स, जो हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है वो आपने रिवाइज किया है कि नहीं, और ये भी देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्नों पे हमारा दिमाग काम करता है कि नहीं, हम उनको हल कर पाते हैं कि नहीं। चलिए तो चेक पॉइंट्स से शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है, पहला एक सवाल है। देखिए हमारे पास 6 टोटल चेक पॉइंट्स है। चेक पॉइंट्स का मतलब है खुद को चेक करना, ठीक है। आप अगर रिवाइज करके नहीं हो, पढ़ के नहीं आओ तो पक्का नहीं कर पाओगे, और ये बहुत गलत बात है, ठीक है। रिवाइज करके आया करो, मेहनत करो यार। मैं कर रहा हूं तो मतलब थोड़ी बहुत तो मेहनत, थोड़ा बहुत डायरेक्शन जो मैं दे रहा हूं उसके हिसाब से आप चलोगे तभी तो काम बनेगा। चलिए चेक पॉइंट्स है। तो पहला सवाल मेरे पास टोटल 6 है। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, आपके सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे। पहला सवाल है कि एक चालक तार का प्रतिरोध R है। यदि चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो चालक तार के प्रतिरोध का मान होगा। प्रतिरोध का मान होगा। तो प्रतिरोध बेसिकली जो प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सब आपको बताया हुआ है। तो प्रतिरोध बेसिकली जो निकल के आया था R बराबर हमने निकाला था रो इंटू L/A। एक्चुअली प्रतिरोध का ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। R किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो भी बताया। बेसिक फॉर्मूला ये है, एक्सप्लेन किया मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में। तो R बराबर रो इंटू L/A हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध R है, सॉरी, किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए। लंबाई को अगर तुम, ये लंबाई जो L है इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, दोगुनी कर दी जाती है तो चालक तार के प्रतिरोध का मान होगा। देखो हमसे कुछ और बदलने को नहीं कहा है, तो हम मान के चलेंगे कि एरिया पहले A था, अभी भी A है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है, चूंकि जिस चालक तार की बात कर रहे हैं दोनों केस में हम उसी की बात कर रहे हैं, हम तार का मटेरियल नहीं बदल रहे हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध ये कभी बदलने वाला नहीं है। वैसे तो ये कांस्टेंट है, आपको पता भी है। तो ये और ये बदल नहीं रहा है, लंबाई दूना कर दिया। तो पहले क्या था, पहले रो L/A था, अब क्या हो गया 2 गुणे रो इंटू L/A हो गया। अब इसमें 2 से गुणा हो गया, तो जो R प्रतिरोध पहले था वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। तो अब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2R, यानी कि दूना हो जाएगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं या फिर आपका जवाब आपने पहले से, सॉरी, आपको पहले से जवाब पता था, देन बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसका जवाब बताने की कोशिश करिए। सॉरी, कह रहा है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात कर रहा है, इसको भी हल करेंगे। एरिया की बात कर रहा था, तथा ताप में वृद्धि करने पर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसको अलग अलग ध्यान से देखिएगा। R बराबर रो इंटू L/A होता है। ओके, एक बार तुम एरिया बढ़ाओ, पहले तुम एरिया बढ़ाओ। अगर एरिया को बढ़ा दोगे, एरिया को बढ़ा दोगे, रो को तुम नहीं बदल रहे हो, लंबाई को तुम नहीं बदल रहे हो, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे ये कांस्टेंट है। तो एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, पहले भी आपको बता चुका हूं। और वैसे भी ये हर में है, प्रतिरोध ऊपर अंश में है, तो ऑपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन आता है। तो एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और रही बात टेम्परेचर की, तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से प्रतिरोध घटता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। और एरिया बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारा प्रतिरोध घटेगा। उम्मीद करता हूं इसका भी जवाब आपको पता है। तीसरे सवाल का जवाब आपको खुद से देना है, मैं नहीं करा रहा, बहुत आसान सा है। कह रहा आवेश के प्रवाह की दृष्टि से सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करना अपने मन से, अपने मन से जरा सोचो तो 2 सुचालक और कुचालक अपने मन से सोच के आप वहां पे टाइप करके बताओ मुझे। इतना आसान सा है, सबके जवाब आपसे मुझे लेने चाहिए थे, लेकिन चलो मैं खुद करा दे रहा हूं। तीसरे का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फटाफट से वहां पे कमेंट करिए, ठीक है। चलिए चौथा सवाल देखिएगा। कह रहा चालक की किन स्थितियों में, चालक की किन स्थितियों में चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जब हमने पढ़ाया था तो रो बराबर हमने क्या पढ़ाया था, रो बराबर हमने पढ़ाया था आपको, रो बराबर R इंटू A/L, R इंटू A/L, ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। अगर आपको ध्यान हो, मैं पहले कहता हूं रिवाइज करके आया करो, पहले कहता हूं रिवाइज करके आया करो। रो बराबर क्या पढ़ाया मैंने, R इंटू A/L, R इंटू A/L। हमसे क्या कह रहा है, चालक की किन स्थितियों में चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो देखो ये रो जो है वो R के बराबर कब होगा, जब जो ये एरिया है ये 1 स्क्वायर मीटर हो जाए, एरिया क्या हो जाए 1 स्क्वायर मीटर, और ये जो लंबाई है वो 1 मीटर हो जाए। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में
करवाया भी है, नोट पॉइंट में मैंने लिखवाया भी है बराबर। इसका चौथे का आंसर तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए था। अगर आपको पता है देन वेल डन, अगर नहीं पता है तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है भाई, पढ़ा करो चीजों को ध्यान से। अगर विद्युत तुमने मेरी सारी वीडियोस देखी ना, कहीं और से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है ना, पहले पढ़ोगे तभी तो, पढ़ ही नहीं रहो। और देखो अगर क्लास में आ गए हो तो भागो मत, तुम सोचोगे ना बाद में पढ़ लूंगा, बाद में क्लास कर लूंगा, बाद में, और कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, सच बात है। इसलिए जो अच्छा काम, अगर नेक काम कर रहे हो तो पूरा करो। अगर तुमने शुरू कर दिया है, थोड़ा सा तुमने देखा कि हाँ विद्युत में कुछ चल रहा है, वो पढ़ लेता हूं, अगर मन बना ही लिया तो पूरा पढ़ के ही जाओ, ठीक है। चलो, तो इसका जवाब भी आपको पता होगा कि एरिया 1 स्क्वायर मीटर और लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, आज भी मैंने करा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में ये पूरा सवाल लिखना, इसके उचित जवाब मैंने बता दिए हैं, अपनी भाषा में साफ सुथरे तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब 1 सेकंड का टाइम दो तो फिर आगे चला जाए। आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, 4 सवाल हो गए, 2 सवाल और करते हैं, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 2-3 सवाल और फटाफट से। एक सवाल कह रहा है, देखिएगा 5वां, ये सवाल शायद आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गाइड कर दे रहा हूं मैं। यदि 140 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है, कितना, 140 सेंटीमीटर, और आपको पता है पहली बात तो सेंटीमीटर चलता नहीं है, तो एक काम करो, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 140 बराबर 140/100, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया फटाफट से, यानी कि 1.4 मीटर हो गया। और 0.08 मीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 21 ओम है। अच्छा, आर जो है 0.08 है, 2R है, व्यास है, व्यास त्रिज्या का गुना होता है, तो पहले तो आर निकाल लो, तो 0.08/2 करोगे, 0.04 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मिलीमीटर में। लेकिन तुम्हें पता है मिली से काम चलेगा नहीं, इसको किसमें ले जाना पड़ेगा, मिली से काम चलेगा नहीं, तुमको ले जाना पड़ेगा किसमें, मीटर में, तभी बात बनेगी। तो ये 0.04 मिली का मान रख दो 10⁻³ ये बदल गया किसमें, मीटर में, ठीक है। इसको अच्छे से लिखोगे तो 4 गुणे ये 2 अंक पीछे दशमलव आया है ना, तो 10⁻2 लिख सकते हो, -3 पहले से, -2 और -3 -5 मीटर हो गया। अच्छा जी, प्रतिरोध भी दे रखा है, लो आर बराबर दिया हुआ 21 ओम, इसमें तो कुछ बदलना नहीं है, सब ऐसा ही सिस्टम में दिया हुआ है। तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, सभी लोग कर सकते हैं भाई, रो निकालना है, रो फाइंड करना, R × A/L होता है। इस फॉर्मूले में सभी लोग घर पे, ये आपका होमवर्क है, बैठ के करो। R का मान 21 ओम रख देना, कैपिटल R का मान, एरिया मैंने निकाल के दिया हुआ, एरिया तुम कैसे निकालोगे, πr² से, एरिया कैसे निकालोगे, πr² से, पाई का मान पता है 3.14, और R भी तुम्हें पता है ना, यहाँ पे R, ये वाला R है, R² मतलब इसका 2 बार गुणा करके लिखना, बटे L मैंने तुम्हें निकाल के दिया मीटर में। ये सारी वैल्यूज आपको दिए गए हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूले में रखना, इसको घर पे बैठ के हल करो, और इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरे से ये सवाल बन गया, इसका रो का मान इतना आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्प कर दी मैंने, वैसे तो इतना भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जस्ट पिछले लेक्चर में डिट्टो कॉपी ऐसा ही सवाल कराया था। तो चेक पॉइंट्स मतलब ये मुझे थोड़ी चेक करना है कि मुझे चीजें आ रही कि नहीं आ रही, आपको चेक करना है कि आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। और वो सवाल जो आपसे पहले करवाए गए हैं उसी बेसिस पे अगर दूसरा सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। बना लेना इसको, और इसका आंसर जरूर भेजना मुझे। जिन बच्चों के पास नंबर नहीं है, वीडियो के नीचे कमेंट ठोक दो कि सर रो का मान इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। और जिन पे नंबर है वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलो अगला सवाल देखो, ओम का नियम किसी चालक तार पर कब लागू हो सकता है। मैंने बताया है, जब आप उसका टेम्परेचर नहीं बदलोगे, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया नहीं बदलोगे, जब उसकी लंबाई नहीं बदलोगे। मैंने कहा ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इनको बिना परिवर्तित किए जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब ओम का नियम जो होता है V/R फॉलो होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं होगा। इसका भी आंसर नोट पॉइंट में लिखवाया है, अपनी कॉपी खोलो, नोट पॉइंट खोजो कहां लिखवाया है, इसका सही आंसर क्वेश्चन लिख के इसका सही आंसर अपनी कॉपी में लिखो। होमवर्क है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई अगर कुछ चाहिए तो, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लोग गलत कहते हैं। सही चीज ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो करो बैठ के तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा I का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है कितना, 2.5 एम्पियर। तो ये एम्पियर में है, इसे हमें कुछ भी छेड़ने वेड़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। V का मान हमें निकालना है, जबकि तार का प्रतिरोध 4 ओम है, R कितना है 4 ओम।
ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर I इंटू आर होता है। V तुम्हें निकालना था, I का मान यहां से रख देना और R का मान ओम में दिया हुआ है, इसमें भी कुछ बदलना नहीं, R का मान यहां पे रख देना, गुणा कर देना, V आपका जो भी आना होगा आ जाएगा। निकाल के ये भी मुझे बताओ कितना आएगा। अगर ये सभी 7 सवाल, टोटल मैंने चेक पॉइंट्स कितने कराए 7, अगर ये टोटल सभी 7 सवालों के जवाब आप अच्छे से दे पाते हो तो समझ लो आपको विद्युत कक्षा 10 के लेवल पे, इन लेवल ऑफ क्लास 10th, मैं आगे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 10th के लेवल पे, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, पुलिस, रेलवे, फलाना धमकाना, जो भी होते हैं, सब में लगभग क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाता है। इंटरमीडिएट लेवल से बहुत कम सवाल आते हैं, रेयरली आते हैं, नहीं तो क्लास 10th लेवल ही आता है। तो जो लोग प्रिपरेशन वाले गलती से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, अदरवाइज जो हाई स्कूल में उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आता है ना, विद्युत की प्लेलिस्ट खोल लो, मेरे चैनल पे जाओ, विद्युत की प्लेलिस्ट मेरी खोलो और पूरा विद्युत पढ़ डालो, इसका जवाब चुटकियों में दे पाओगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे विद्युत आता है। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई। अभी तक आपका मैं कुछ होमवर्क मैंने आपको बताया, कुछ मैंने आपको गाइडलाइंस दिया, कुछ रिवीजन कराया। अब चलते हैं इस यूनिट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, चलिए आता हूं 1 मिनट में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि हमारे पास ढेर सारे प्रतिरोध दिए होंगे, उनको जोड़ना होगा, एक साथ जोड़ना होगा और हमें उनको जोड़ने के बाद उनका इक्विवेलेंट भी निकालना होगा। देखिए धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। हमें क्या करना है, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन मीन्स उनको जोड़ना, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, जोड़ना। तो प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ सकते हो। एक पहला होता है श्रेणी क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, इसको इंग्लिश में सीरीज में जोड़ना कहते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है प्रतिरोधों के संयोजन का, जिसको समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलली जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो 2 तरीके से कंबाइन किया जा सकता है किसको, प्रतिरोधों को। एक होता है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ सकते हो उनको, एक होता है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जोड़ सकते हो उनको। देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या तरीका है, क्या रूल्स हैं, और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का क्या रूल्स है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा, मतलब ये ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो जो बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर देके ही जाएगा। ये आना ही आना है, इससे संबंधित प्रश्न चाहे न्यूमेरिकल आ जाए चाहे थ्योरी पूछ ली जाए। ठीक है, चलो तो श्रेणी क्रम की अगर बात करें, पहले वाले की बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। सपोज दैट आपके पास बच्चों एक प्रतिरोध ये R1 दिया हुआ है, एक प्रतिरोध ये R2 दिया हुआ है, एक प्रतिरोध ये R3 दिया हुआ है। मैं कहूं कि बेटा इन तीनों को जोड़ो। कैसे जोड़ना है, तुम्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। तो देखो कैसे सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सिखा रहा हूं आपको। एक प्रतिरोध में 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होता है, एक टर्मिनल ये होता है। इसी तरह से इसमें एक टर्मिनल, इसमें भी एक टर्मिनल, इसमें एक टर्मिनल, इसमें भी एक टर्मिनल। जब सीरीज में जोड़ते हो आप तो क्या करते हो, पहले प्रतिरोध R1 को लाओ, यहां पे रख दो, R1 को तुम लाए, इसका ये दोनों टर्मिनल हो गया। अब क्या करोगे, R2 को जब ले आओगे ना, R2 को ऐसे लाओगे उठा के, और R2 का जो पहला सिरा होगा ना, ये R1 के दूसरे सिरे से जोड़ दोगे। यानी कि R1 का ये रहा दूसरा सिरा और R2 का ये रहा पहला सिरा, इसको उठा के लाओगे, इससे यहां पे इस तरीके से यहां पे R2 अटैच कर जोड़ दोगे। अब R2 का ये दूसरा सिरा यहाँ पे फ्री है, तो R3 को इसमें जोड़ोगे, तो R3 का जो पहला सिरा है वो ला करके यहाँ पे इसके पास इस तरीके से, कुछ इस तरीके से R3 का पहला सिरा R2 के दूसरे से जोड़ दोगे। जब इस तरह से आप कंबाइन कर दोगे प्रतिरोधों को, तो ये जो प्रतिरोधों का संयोजन तुमने देखा, ये कौन सा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये श्रेणी क्रम है, एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। बात समझ में आ रही है। ये कुछ इस तरीके का है बच्चों, जैसे क्या होता है कि जब आप जैसे मैं खड़ा हूं, या कोई गेम हमारा चल रहा होता है, हम एक घेराबंदी बनाते हैं, या फिर एक के बाद एक लड़के खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, तो अब जैसे ये मैं यहाँ पे हूं, तो मेरा ये वाला हाथ मेरे बगल वाला उसने पकड़ा, फिर उसका जो दूसरा हाथ फ्री है उसके पीछे वाले तीसरे ने पकड़ा, फिर तीसरे का चौथे ने पकड़ा, चौथे का पांचवें ने पकड़ा, और एक लंबी लाइन बना ली हमने, एक लंबी सीरीज बना ली हमने। सीरीज जैसा दिखता है ये, एक लंबी लाइन जैसा दिखता है ये, तो इसीलिए इस क्रम का नाम श्रेणी क्रम भी रखा गया है, सीरीज में जोड़ना भी इसको कहा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। सीरीज आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। जैसे आप स्कूल में जब कभी क्या होता है ना कि जैसे 3 दोस्त हैं आप लोग, है ना, 3 फ्रेंड्स हैं, जब आप चलते हैं, लंच होता है, लंच में आप जाते हैं दुकानों पे कुछ लेने, तो क्या करते हैं आप, आपका एक हाथ
अपने दोस्त के दूसरे हाथ को पकड़ लेते हैं और आपका जो दूसरा वाला दोस्त है वो तीसरे वाले का एक हाथ पकड़ लेता है और तीनों लोग ऐसे लाइन से सड़क पे चौड़े होके चलते हो, है ना। तो कौन सा क्रम बना के चल रहे हो, वो कौन सा है, सीरीज है, सीरीज है। तो सीरीज में होता क्या है कि पहले वाले का एक टर्मिनल, पहले वाले का कह सकते हो दूसरा टर्मिनल दूसरे वाले के पहले से, फिर दूसरे का दूसरा तीसरे वाले के पहले से, फिर तीसरे का जो फ्री टर्मिनल है दूसरा टर्मिनल है वो चौथे वाले के पहले से। इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे, अगर मान लो 4 प्रतिरोध होते तो कैसे जोड़ते, ये 1 प्रतिरोध, फिर ये 2 प्रतिरोध, ये फिर 3, फिर 4, फिर इसका हाथ पकड़ा, फिर 5, फिर इसका हाथ किसी ने पकड़ा 6, फिर इसका किसी ने पकड़ा 7 और हाथ पकड़ते ही चले गए, एक सीरीज बन गई। श्रेणी क्रम आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्रम देख लेते हैं फटाफट से यहीं पे। दूसरा हमारे पास कौन सा क्रम है, नोट्स की चिंता मत करो, अभी लिख दूंगा मैं, अभी दे दूंगा मैं प्रॉपरली नोट्स, ठीक है, घबराओ मत, पहले चीजों को समझा करो, ठीक है। ये तो मतलब ऐसी क्लासें होती है हमारी बिल्कुल जैसे क्लास में ही चल रहा होता है, स्कूल में जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है और साथ में बहुत सारे काम दुनिया भर के। नहीं तो फिर अगर ये 1-1.5 घंटे की क्लास चलती ना और इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारे बच्चों के पास नेट नहीं रहता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। शहरों में लोगों को लगता है खूब पैसा है, सबके पास इंटरनेट, ऐसा नहीं है। 600 रुपए का 3 महीने का रिचार्ज लोग करा नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता, वो 2-2 महीने बिना नेट के रह रहे हैं। बगैर इंटरनेट तो आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि वो बच्चे ग्रो कर पाए, वो बच्चे तो आ ही नहीं पा रहे हैं ना वीडियो तक। तो ये सब दिक्कतें हैं, इसलिए मैं थोड़ा छोटी क्लासेस कम ही वो लेके आता हूँ। अदरवाइज आप टेंशन मत लो, ये बिल्कुल छोटी छोटी सारी डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एकदम जैसे क्लास में बैठ के पढ़ते हो वही फीलिंग आएगी। और थोड़ा बहुत अगर हॉर्न वगैरह आ रहा हो तो मैनेज कर लेना, आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आसपास से रोड ज्यादा है यहाँ पे, तो गाड़ियां, थोड़ा बहुत ध्वनि प्रदूषण तो चलता ही है, ठीक है। चलो समांतर क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल अगर जोड़ना हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है बच्चों, जैसे सपोज दैट आपके पास एक प्रतिरोध वही सेम R1 था, एक R2 था और एक आपके पास R3 था, ठीक है। हैंड राइटिंग पे तो नहीं जा रहे हो, R1 R2 R3 3 प्रतिरोध था। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक टर्मिनल एक जगह होगा और दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह होगा। सभी प्रतिरोधों का एक टर्मिनल एक जगह होगा और दूसरा टर्मिनल दूसरी जगह होगा। जैसे कि मान लो ये R1 है, R1 को तुमने यहां पे ला करके रखा, ठीक है, R1 को तुमने ला के रखा यहां पे। अब इसका ये टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि R2 R3 भी आएंगे ना तो उसका जो ये बायां वाला टर्मिनल होगा वो सब एक ही जगह पे जुड़ा होगा और जो दायां वाला होगा वो सभी एक ही जगह पे जुड़ा होगा। तो ये कैसे होगा, इसके नीचे मैंने मान लो R2 को रखा, इसका बायां टर्मिनल दायां टर्मिनल, इसके नीचे मैंने क्या किया, मैंने R3 को रखा, इसका बायां टर्मिनल और इसका दायां टर्मिनल। अब मैंने क्या कहा कि ये वाला भी इसी से जुड़ा होगा और ये वाला टर्मिनल भी क्या होगा, इसी से जुड़ा होगा। इसका ये टर्मिनल इसी से जुड़ा होगा और इसका ये भी टर्मिनल इसी से जुड़ा होगा। मतलब सभी प्रतिरोधों का एक टर्मिनल बायां टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखता है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि चित्र देखो ना, इसमें R1 R2 R3 आपको समांतर, जैसे समांतर लाइन कौन सी होती है, समांतर लाइन्स होती है ना, समांतर जिनमें समान अंतर होता है, जो अनंत पे भी जाके कहीं आगे मिलती नहीं है। दो समांतर लाइनें अनंत तक ले जाओ, कहीं दूसरे को कट नहीं करेंगी, समांतर। तो ये तीनों आपको समांतर दिख रहे होंगे, तीनों कैसे दिख रहे होंगे, पैरेलल। पैरेलल जब दिखाई दे रहे हैं, समांतर दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए इस क्रम का नाम रखा गया है पैरेलल या फिर समांतर क्रम या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से कॉम्बाइन करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक टर्मिनल एक जगह पे और दूसरा टर्मिनल किसी दूसरी जगह पे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम का संयोजन भी समझ में आया होगा। अगर 3 से ज्यादा हो गए, 4 5 6 7 8 होते तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। सबको पैरेलली जोड़ना होता है। ये तुमने 1 लगाया, ये तुमने 2 लगाया, ये तुमने 3 लगाया, ये तुमने 4 लगाया, ये तुमने 5 लगाया, ये तुमने 6 लगाया। एक का ये टर्मिनल, इसी से इसको 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 सबको जोड़ो, इसका ये टर्मिनल, इसी से इसको 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 सबको जोड़ो, लो हो गया, ढेर सारे लोगों को तुमने जोड़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर संयोजन करते हो तो ये कौन सा क्रम होता है, ये समांतर क्रम होता है, ठीक है। आसान सा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक आधी सेकंड का टाइम दे दो, नोट्स आपके बोर्ड पे अभी आ जाएगा, नोट्स लिखो, फिर मैं देखता हूं टाइम रहेगा तो और आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो नोट्स प्रॉपर आपकी बोर्ड पे यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। प्रॉपर नोट्स आपको दिख रहा होगा। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दो तरीके से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो भी होता है लिखा है, चित्र बनाना है, जो भी होता है लिखा है, चित्र बनाना है, प्रॉपरली समझा दिया गया है। ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में प्रॉपर लिख लेना। और अब नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में जरूर आना और अच्छे से पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है। कल की क्लास में क्या पढ़ना है, हमें श्रेणी क्रम में जो संयोजन कर रहे हैं ना, R1, R2, R3, अगर इन तीनों को हटा के एक प्रतिरोध रखना हो तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन वाला प्रतिरोध, जिसको इक्विवेलेंट या फिर तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, इन तीनों के बराबर, इन तीनों के तुल्य एक प्रतिरोध अगर रखना हो तो उसका मान क्या होगा। ऐसे ही R1, R2, R3 हटा के इन तीनों के तुल्य एक प्रतिरोध, इनके इक्विवेलेंट एक प्रतिरोध अगर यहां पे रखना हो तो उसका मान क्या होगा, ये जानेंगे। बहुत सारे अच्छे सवाल करेंगे जो कि फिगर बेस होंगे, चित्र की मदद से उन सवालों को हल करना होगा। पहले तो हम श्रेणी क्रम के अलग समझेंगे, समांतर क्रम के अलग समझेंगे, फिर उनको मिक्स करके सवाल को करेंगे। फिर 2, 4, 5 सवाल ऐसे करेंगे, 5, 6 सवाल ऐसे करेंगे जो शायद बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं, बार बार वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 4 नंबर के आते हैं। अगर आपको आता है तो आपको पता है न्यूमेरिकल पूरे मार्क्स देके जाता है, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आगे कम से कम 2 क्लास लगेगा, एक तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पूरा प्रॉपर समझाने में और 2-2, 4-4 सवाल कराने में, और एक होगा जिसमें पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, या फिर हो सकता है 2 की बजाय 3 लेक्चर मैं करूंगा। अगर मैं छोटे छोटे कर रहा हूं तो 2-3 क्लास और होगी, ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल भी क्लास हो, परसों भी हो, रेगुलर क्लास हो, ताकि ये 2-3 दिन में ये खत्म हो जाए। पूरा न्यूमेरिकल थ्योरी और कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह सब कुछ लेके एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से ये फिनिश हो जाए। एक नेक्स्ट लेवल मैंने पढ़ाया है, कोई भी चीज छूटी नहीं है, सब प्रॉपर वे में चला है, तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करूंगा एक के बजाय 2 क्लास ले लिया करूं, छोटी छोटी 2 क्लासेस एक दिन में आ जाए, देखता हूं जैसा भी होगा, पर एक क्लास तो आपकी लगेगी। ठीक है, तो आप डेली क्लास में आइए, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, यहां तक आप कंप्लीट करिए, फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। क्लास में आए आप और कम से कम थोड़ा सा मेहनत करिए, सोचिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आप शायद आएंगे क्लास में जरूर। ठीक है, चलिए, तो रोज की तरह यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बस, थैंक यू।